चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी को, और ये मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्र की, जैसे कि हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से कवर कर रहे हैं। भारत और पहला चैप्टर है भारत और बाहरी दुनिया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए और खुद से पहले सॉल्व करिए, फिर आंसर देखिए और उसके बाद आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए, कॉन्सेप्ट को। फ्यूडल्स फ्यूडलिज्म या फिर सामंतवाद के संदर्भ में ये जो दो कथन है इसमें से बताइए कि कौन कौन से सत्य है। फ्यूडलिज्म या फिर सामंतवाद, इस व्यवस्था का उदय रोम साम्राज्य के विघटन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में हुआ था। फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है फीफ या जागीर। बताइए कौन कौन सा सही है। ये दोनों ही फ्यूडलिज्म के बारे में सही है। फ्यूडलिज्म शब्द जो था ये लैटिन भाषा के फ्यूडम से बना हुआ है। सामंत व्यवस्था में सरकार में भूस्वामी अभिजात वर्ग का बोलबाला रहता था। ध्यान देने योग्य ये है कि ये ऐसा अभिजात वर्ग नहीं था जिसका द्वार दूसरों के लिए पूरी तरीके से बंद रहता हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है पहला, आधुनिक गणित का आधार दशमलव प्रणाली है। आधुनिक आधुनिक गणित का आधार दशमलव प्रणाली है। ऑप्शन बी है, भारत में दशमलव प्रणाली 5वीं सदी में विकसित हुई थी। कौन कौन सा सही है। ये दोनों ही सही है। आधुनिक गणित का आधार भारत में 5वीं सदी में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। इसी काल में ये अरबों तक पहुंची थी। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल-ख्वारिज्म ने इसे अरब में लोकप्रिय बनाया था। गणितज्ञ अल-ख्वारिज्म ने 12वीं सदी में एक ईसाई अबेलार्ड के माध्यम से यूरोप पहुंची। वहां ये अरब एक पद्धति के रूप में प्रसिद्ध हुई। किस नाम से। अरब अंक पद्धति के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि तांग साम्राज्य के संदर्भ में विचार करिए, दोनों कथन में से कौन कौन से सही है। तांग साम्राज्य के संदर्भ में इसके अधीन 8वीं और 9वीं सदी के बीच में चीन का समाज व संस्कृति प्रगति पर थी। ऑप्शन बी, ये मध्य एशिया से चीनी मिट्टी के बर्तन और संग शब जेड पत्थर से बनी चीजों का भारत व यूरोप में निर्यात करते थे। कौन कौन से सही है दोनों में से। दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। तांग शासन के अतिरिक्त तांग शासन के अधीन जो 8वीं और 9वीं सदी में चीन का समाज और वहां की संस्कृति प्रगति के चरमोत्कर्ष पर थे। इन्होंने मध्य एशिया में सिंकियांग के बहुत बड़े हिस्से पर, जिसमें कि काशगर भी शामिल था, तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। वहां तक इन शासकों ने रेशम मार्ग से जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार में काफी बढ़ोतरी की। ये रेशम के साथ साथ उत्तम कोटि की चीनी मिट्टी के बर्तन और शंग्य शब नामक पत्थर की पच्चीकारी वाली चीजें पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्र साम्राज्य के संबंध में ये जो कथन है बताइए, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। पहला है, इनका चीन के साथ में होने वाले समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। इनकी राजधानी पालेमबांग थी सुमात्रा में। और चौथा है कि चोलों के साथ इनके कटुतापूर्ण संबंध थे। कौन सा सही नहीं है। ये सही नहीं है कि चोलों के साथ इनके कटुतापूर्ण संबंध थे। सो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। शैलेंद्र शासकों के चोलों के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बोरोबुदुर का मंदिर किसे समर्पित है। बोरोबुदुर का मंदिर बताइए। बुद्ध को समर्पित है। बोरोबुदुर से बुद्ध बन गया। इसको याद करना कितना इजी है। तो शैलेंद्र शासकों ने सुमात्रा के निकट पालेमबाग में अपनी राजधानी बनाई थी, जो कि पहले से ही संस्कृत व बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान केंद्र था। इन्होंने बोरोबुदुर में बुद्ध को समर्पित एक मंदिर बनवाया। नेक्स्ट है, कंबोज साम्राज्य की मंदिर शैली के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए। पहला कथन है कि इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया। दूसरा, इन्होंने इसमें महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित करवाए। पॉज करिए और देखिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। सत्य पूछा जा रहा है, दोनों ही सत्य है, पहला और दूसरा दोनों सही है। इन्होंने मंदिर में निर्माण 10वीं सदी में आरंभ किया था और प्रत्येक शासक अपनी स्मृति को स्थायित्व देने के लिए एक के बाद एक मंदिर बनवाते रहे। इसमें अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें 3 किलोमीटर की छतदार गलियारे हैं जो कि देवी देवताओं तथा अप्सराओं की मूर्ति से सजे हैं, जिसके चौखाने में महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित किए गए हैं। ठीक है, कंबोज शासक ने कंबोडिया और अन्नाम तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। पहले वाले कथन का बता रही हूं मैं, जो कि 15वीं सदी तक कायम रहा था। इस काल में साम्राज्य की संस्कृति और आर्थिक समृद्धि चरमोत्कर्ष पर थी। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण कराया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए। मध्यकालीन अरबी इतिहास में बैत उल हिकमत बैत उल हिकमत क्या संदर्भित करता है। ये संदर्भित करता है एक, ये क्या था, एक ज्ञान गृह है। क्या है,
बैत उल हिकमत एक ज्ञान गृह है। खलीफ उल मैमून ने यूनानी, बैजंतियाई, मिस्र, ईरानी और भारतीय इत्यादि सभ्यताओं के ज्ञान विज्ञान का अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए बगदाद में बैत उल हिकमत यानी ज्ञान गृह की स्थापना की थी। सर्फडम किससे संबंधित है? सर्फडम संबंधित है कृषि दासता से। यूरोप में सामंती व्यवस्था की दो विशेषताएं थी, जिसमें पहली सर्फडम कृषि दासता की प्रथा थी और दूसरी मेनर की व्यवस्था। मेनर वो इमारत या दुर्ग होता था जहां पे लॉर्ड रहता था। कंपस क्या है? कंपस दिशा सूचक यंत्र है। क्या है? दिशा सूचक यंत्र है। इसका आविष्कार चीन के द्वारा किया गया, जो कि अरब संसार से होकर के यूरोप पहुंचा था। नेक्स्ट, ये मध्यकालीन नाम है और इसके वर्तमान नाम अब क्या है? यहाँ पे सुमेलित पहले से दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है और कौन नहीं। टोकिन का वर्तमान नाम उत्तर वियतनाम है, जो कि मध्यकालीन में इसको मध्यकाल के टाइम में इसको टोकिन कहा जाता था। अन्नाम को अब ये दक्षिण वियतनाम हो गया है। सियाम अब थाईलैंड हो गया है। तो ये सारे ही सही सुमेलित है, पहला, दूसरा और तीसरा सब सही है। 13वीं सदी में मंगोलों ने चीन पर शासन किया था, तभी उन्होंने टोकिन और अन्नाम पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर कोरिया को जीतते हुए उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये था आपका पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है उत्तर भारत, तीन साम्राज्यों का काल। उत्तर भारत में तीन साम्राज्यों का काल 8वीं से 10वीं सदी तक। क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु का काम किया? बताइए। सेतु का काम राष्ट्रकूटों ने किया। 8वीं से 10वीं सदी के बीच में भारत में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। तीनों में सबसे दीर्घायु राष्ट्रकूट था। इन तीनों में यानी चालुक्य, पाल, प्रतिहार में राष्ट्रकूट साम्राज्य था, जिसने की पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट इसमें से, और राष्ट्रकूट भारत में पाल पूर्वी भारत के, प्रतिहार पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा घाटी के, और राष्ट्रकूटों इन जो कि दक्कन से। तो इन तीनों ने शासन किया था। अब इन तीनों में सबसे दीर्घायु राष्ट्रकूट साम्राज्य था, जिसने कि आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किया था। ठीक है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? गोपाल ने, 750 ईस्वी में। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था। अब इनमें से विचार करिए, जो दोनों कथन है इनमें से कौन कौन से सही है? सारे सही हैं, दोनों ही, कि इसमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन है कि धर्मपाल को, स्टेटमेंट है, धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया था राष्ट्रकूट में, राष्ट्रकूटों ने। ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया था। धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया, ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया था। दोनों सही है। 770 में गोपाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र धर्मपाल ने 810 तक शासन किया था। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया। इससे पहले ध्रुव प्रतिहारों को भी शिकस्त दे चुका था। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? किस राज्य को? पाल राज्य को रुहमा कहा है। ठीक है। 8वीं सदी के मध्य से लेकर के लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत में पाल शासकों का वर्चस्व रहा है। उसी काल में अरब व्यापारी सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। उसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप है कहा था। संरक्षित और दीपांकर कौन थे? संरक्षित और दीपांकर बौद्ध विद्वान थे। कौन थे? बौद्ध विद्वान। पाल शासकों के तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। संरक्षित और दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां पे बौद्ध धर्म के नए रूप का प्रचार किया। ठीक है। अब ये जो तीन कथन है उस पर विचार करिए, बताइए कि इनमें से असत्य कौन कौन से हैं। पालों के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा विहार बनाने की अनुमति दी। देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आप बताइए इनमें से कौन सा असत्य है? सारे ही सही है, केवल तीसरे वाले को छोड़कर, कि देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये गलत है, बाकी दोनों सही है। पालों का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ में व्यापार काफी लाभदायक था। इससे साम्राज्य में संपन्नता आई, इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपसे कह रहा था कि देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में विहार बनाने की अनुमति दी। तो उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र शासकों का वर्चस्व था। उन्होंने पाल दरबार में कई दूत भेजे और नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला आपसे कह रहा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ना कि देवपाल ने। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी करवाया था। ठीक है, धर्मपाल ने, ना कि देवपाल ने।
प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था बताइए? वास्तविक संस्थापक था मिहिर भोज। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महान शासक भोज था। एक अभिलेख के अनुसार इसका राज सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक फैला हुआ था। इसे मिहिर भोज भी कहा जाता था। ये विष्णु भक्त था, तो इसलिए इसके सिक्कों पर आदि विरह शब्द अंकित है। प्रतिहारों के पास भारत में सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी। उन दिनों मध्य एशिया और अरब देशों में घोड़ों का आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं, ये मध्यकालीन यात्री है और उनसे संबंधित ये देश है। मध्यकालीन यात्री और उनसे संबंधित ये क्या है? देश है। और सुमेलित है, और बतानी है कि इनमें से कौन कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, इसमें से आपको ये बतानी है। अलम सूदी ये मध्यकालीन यात्री था जो कि किस देश से संबंधित था? बगदाद से संबंधित था। सही है। सुलेमान किस देश से संबंधित था? बेनिस से नहीं था। चलिए, पहला वाला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, सिर्फ पहला सुमेलित है। बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915-16 के बीच में गुजरात की यात्रा की थी। उस समय गुजरात में प्रतिहार शासकों का शक्ति का बोलबाला था। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल गुजर कहा था। पहला वाला सही है। अब ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, सुलेमान, सुलेमान वेनिस से संबंधित नहीं है। सुलेमान एक अरब व्यापारी था जो कि 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था। उस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था। मार्को पोलो ईरान से संबंधित नहीं है। वेनिस यात्री है मार्को पोलो। ठीक है, वेनिस का यात्री मार्को पोलो था जिसने कि चीन की यात्रा की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। दूसरा, उसने मान्यखेट यानी मालखेड़ को अपनी राजधानी बनवाया था। बताइए कौन कौन से इनमें से सत्य है? दोनों ही पूर्णतः सत्य है। दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। आधुनिक शोलापुर के निकट मान्यखेड़ या फिर मालीखेड़ को उसने अपनी राजधानी बनाया और उत्तरी महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि ये जो विचार करिए। पहला है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया था। राष्ट्रकूटों ने सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दे दी। दोनों सही है। राष्ट्रकूट राजवंश के अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक को परास्त करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और इसके उपरांत वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा और वहां तक के प्रदेशों को जीत करके एक विजय स्तंभ स्थापित किया और एक मंदिर का निर्माण करवाया। सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए उसने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाजत दी और उन्हें इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। इस नीति से उन्हें विदेश व्यापार में भी क्या सहायता मिला। अभी मध्यकालीन क्षेत्र है और इसकी वर्तमान राज्य है। बताइए कौन कौन से इसमें से सुमेलित है? खास का वर्तमान राज्य कौन सा है? खास का, खास, प्राग्योतिषपुर और लाट। मैच करिए दोनों को। खास जो है इसका वर्तमान राज्य असम है, ये सही है। प्राग्योतिषपुर ये असम का पुराना नाम है, ना कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ये गलत है। लाट दक्षिण गुजरात इसका वर्तमान में है। चलिए कॉन्सेप्ट देख लीजिए। खास क्षेत्र असम से संबंधित है और प्राग्योतिषपुर असम राज्य का पुराना नाम है। लाट क्षेत्र वर्तमान में दक्षिण गुजरात में स्थित है। आगे बढ़िए और देखिए, ये है निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइए? नाटगोवंड ये राजस्व अधिकारी होते हैं, सही है। छोटे सरदार भोगपति या सामंत के होते हैं। मातहत प्रशासनिक सरदार होते थे। पत्तल ये गलत है। पत्तल, चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पत्तल पाल और प्रतिहार साम्राज्य में विषय से नीचे की एक इकाई थी। पाल और प्रतिहार साम्राज्य के विषय से, जिनका कार्य भू राजस्व की वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखना था। बाकी सारे सही। तीसरा चैप्टर है चोल साम्राज्य, 9वीं से 12वीं सदी तक। क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। किसने किया था? 850 में, यानी 9वीं सदी के अंत में विजयालय ने कांची के पल्लवों में पराजित कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। वो पहले पल्लवों का ही सामंत था। इसने पांड्यों की शक्ति को भी छीन लिया था। टोडई मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? बताइए किस क्षेत्र को करता है? दक्षिण तमिल देश को।
विजयालय ने कांची के पल्लवों को हराने के बाद दक्षिण तमिल देश में टोडई मंडलम कहा जाता था वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस चोल साम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? राजराज के शासनकाल में किया गया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज के शासनकाल में निर्मित हुआ था। उन्होंने अनेक शिव और विष्णु मंदिर भी बनवाए और चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन आरंभ किया, जिसमें वे अपनी जीतों के ऐतिहासिक विवरण लिखवाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के शासनकाल में की गई थी? बताइए। राजेंद्र प्रथम के। किसके? राजेंद्र प्रथम ने एक सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया था। इसकी सेना ने गंगा को पार करते हुए स्थानीय राजाओं को हराया। उसने इस अभियान में समुद्रगुप्त के मार्ग का अनुसरण किया था और विजय स्मृति के रूप में कावेरी के मुहाने पर एक नई राजधानी बनाई, जिसे कि गंगईकोंड चोलपुरम चोलपुरम नाम दिया, यानी कि गंगा के चोल विजेता। अगला प्रश्न है कि ये जो कथन है दोनों से विचार करिए और बताइए कि कौन कौन सा सत्य है। पहला है, चोल शासकों ने पांड्य और चेरू को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा, चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उन्हें कुछ क्षेत्रों को जीता था। बताइए कौन कौन सा इनमें से सही है? दोनों ही सही है, दोनों सत्य है। अपने पिता राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर शासकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने अपनी ये विजय श्रृंखला तक जारी रखी और दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन समय तक अपनी प्रभुत्व कायम रखा था। चोलों ने अपनी सैन्य कार्रवाई के बल पर दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण किया और उनके कुछ क्षेत्रों को जीत करके अपने अधिकार में कर लिया। उनका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण करना था। अगला कथन है, चोल प्रशासन मंडलम वलनाडु और नाडो में विभाजित था। दूसरा, अधिकारियों को आमतौर पर राजस्व दायी भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। कौन कौन से सत्य हैं दोनों में से? दोनों ही सत्य हैं, पहला और दूसरा। प्राय चोल साम्राज्य मंडलों या फिर प्रांतों में विभाजित था और मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे होते थे। कभी कभी राज परिवार के सदस्यों को ही प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था और अधिकारियों को आमतौर पर राजस्व दायी भूमिदान के द्वारा भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट, इसको करिए। चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड, गिल्ड किससे संबंधित था? बताइए। गिल्ड संबंधित था व्यापारिक श्रेणियों से। चोल साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य खूब फल फूल रहे थे। व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां थी जिन्हें की गिल्ड कहते थे। ये श्रेणियां मुख्य रूप से जावा एवं सुमात्रा के साथ में व्यापार करने के लिए जानी जाती थी। अगला प्रश्न है कि चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? ग्राम प्रशासन उर और महासभा होता था। उर और महासभा। चोलकालीन अभिलेखों से हमें साम्राज्य की ग्राम प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। ये प्रशासन दो इकाइयों में बटा था और उर और महासभा, जिसमें कि उर गांव की आम सभा थी और महासभा अग्रहार गांवों के वयस्क ब्राह्मण सदस्यों की सभा थी। अग्रहारों में ब्राह्मण लोग निवास करते थे और वहां की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी। अगला ये मैच दी कॉलम है और आपको मैच करनी है और बताइए मैच करके ये कौन कौन सा सुमेलित है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? कैलाशनाथ मंदिर है कांचीपुरम में। होयसलेश्वर मंदिर है हलेबीड में। ये नाम से ही आप इसको याद कर सकते हैं, होयसलेश्वर हलेबीड। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये आपके तंजौर में है। और गोमटेश्वर ये मूर्ति है, ये श्रवण बेलगोला में, श्रावण बेलगोला में। ठीक है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। इसे पल्लव वंश के राजा राज सिम्हा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जिसमें कि मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था। मंदिर में शिव व पार्वती की नृत्य करती हुई मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। होयसलेश्वर मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट मंदिर है, जो कि होयसलों की राजधानी हालेबीड में स्थित है। इसे होयसल राजवंश के शासकों ने बनवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया, जो कि स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रवण बेलगोला में स्थापित गोमटेश्वर की मूर्ति इस काल की मूर्ति कला का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। इस काल की चोलकालीन मूर्ति कला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है। इनमें से कौन विश्व की श्रेष्ठतम कांस्य प्रतिमा रचना है? कौन है इसमें से? बताइए। नटराज।
चोल काल में दक्षिण भारत ने मूर्तिकला की ऊंचाई को स्पर्श किया, जिसमें कि सबसे अच्छा उदाहरण नटराज की प्रतिमा ने देखा जा सकता है। नटराज की प्रतिमा में ये प्रतिमाएं कांस्य से बनी होती थी। अगला ये शब्द है और इसका विवरण है, और बताइए कि कौन सा शब्द अपने विवरण से सुमेलित है। तिरुमुरई अलवार नैनार संतों की रचना है। कंबन रामायण तमिल साहित्य की उच्च कोटि की रचना है। पोन्ना रन्ना कन्नड़ काव्य की रत्न है। छठी से लेकर के 9वीं सदी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का उदय हुआ। इनमें अलवार व नैनार कहे जाने वाले संत विष्णु और शिव के भक्त थे। उन्हें तमिल तथा उस क्षेत्र से संबंधित अन्य भाषाओं में गीतों और भजनों की रचना की थी। उन्होंने यही रचनाएं तिरुमुरई नाम से 11 जिल्दों में संकलित की गई है। कंबन की रामायण को तमिल साहित्य की उच्चतम कोटि की रचना माना जाता है। विद्वान पंपा पोन्ना और रन्ना को कन्नड़ काव्य का रत्न माना जाता है। पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है किसको? भी आपने पढ़ा ऊपर, जो तिरुमुरई को दी गई है। ये अलवार और नैनार संतों के द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन है जिसे पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। ये राजा हैं और उनके दरबारी ये कवि हैं, और आपको बतानी है कौन सा सुमेलित है। चोल में कंबन कवि थे, चालुक्य में नन्हैया, राष्ट्रकूट में पंपा पोन्ना थे। तीनों ही सुमेलित है। कंबन 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के प्रारंभ तक चोल राजा के दरबार में रहा था। इस काल को चोल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। चोल साहित्य का चालुक्य राजा के दरबार में नन्हैया ने महाभारत का तेलुगु पाठ आरंभ किया था, जिसे कि 13वीं सदी में तिकन्ना ने पूरा किया था। राष्ट्रकूट राजाओं ने तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया। राजा अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में काव्यशास्त्र लिखा। पंपा पुन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माने जाते हैं, जो कि जैन धर्म से प्रभावित थे। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है? गोपुरम संबंधित है ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है? गोपुरम संबंधित है ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से। क्या होते थे? द्रविड़ शैली के मंदिरों के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था, जो कि ऊंची चार दीवारी से घिरा रहता था। चार दीवारियों में जगह जगह पर ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार बने होते थे, जिन्हें कि गोपुरम कहा जाता था। अगला चैप्टर है आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास, 800 से 1200 ईस्वी तक। कैंटन शब्द किससे संबंधित है? कैंटन शब्द जो है वो चीनी समुद्री बंदरगाह से संबंधित है। चीन में विदेशी व्यापार के लिए एक मुख्य समुद्री बंदरगाह था। इसी को अरब यात्रियों ने कानफू कहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है भारतीय व्यापारी गिल्डों में संगठित थे। किसमें? गिल्डों में, श्रेणियों में। दूसरा प्रश्न कथन कह रहे हैं कि मणि ग्रामन और नान देसी प्रमुख श्रेणियां थी। तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के साथ साथ हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों का भी समावेश हुआ। बताइए कौन कौन से असत्य हैं इसमें से? असत्य बतानी है। असत्य इसमें केवल तीसरा वाला है, तीसरा वाला गलत है। दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के साथ में हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों का समावेश हुआ, गलत है। बाकी ये दोनों सही है। व्यापारी भारतीय व्यापारी गिल्डों में संगठित होकर के व्यापार करते थे। प्रारंभिक काल से ही मणिग्रामन एवं नान देसी श्रेणियां सक्रिय थी। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में व्यापारियों के पीछे पीछे पुरोहित भी उन देशों में पहुंचे और उन क्षेत्रों में बौद्ध और हिंदू धर्म का समावेश हुआ, ना कि हिंदू और मुस्लिम का, बौद्ध और हिंदू धर्म का। जावा के बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर तथा कंबोडिया के अंकोर वाट का विष्णु मंदिर दोनों ही इन धर्मों के प्रसार के प्रमाण है। फ्यूडल समाज के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कौन कौन से इसमें से। पहला दिया हुआ है, पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। फ्यूडल समाज के बारे में पहला जो दिया है कि इसने राजा की स्थिति कमजोर की और वो सरदारों पर निर्भर हो गया। राजा की स्थिति को कमजोर किया और वो सरदारों पर निर्भर हो गया। सही है। नेक्स्ट, फ्यूडल दरबारों के प्रभुत्व से ग्रामीण स्वशासन भी कमजोर पड़ा। ये भी सही है। इनके पास अपना सैन्य बल नहीं था। तीसरा वाला गलत है।
इनके पास अपना सैन्य बल था। फ्यूडल समाज में प्रभुत्व की स्थिति उन लोगों की होती थी जो कि जमीन को जोतने बोने का काम नहीं करते थे, लेकिन अपनी जीविका उसी से प्राप्त करते थे। भारत में फ्यूडल समाज से राजा की स्थिति कमजोर हुई और इनके सरदारों पर निर्भर हो गया। छोटे राज्य गांवों की अर्थव्यवस्था को प्रश्रय देते थे, जिससे गांव के समूह या गांव आत्मनिर्भर होते थे। फ्यूडल सरदारों ने ग्रामीण स्वशासन पर भी अपना प्रभुत्व कायम करके इसे कमजोर बना दिया। इनके सरदारों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी, और तीसरा कह रहा था कि नहीं होती थी सैन्य बल। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में विचार करिए। स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को कोड़े व कपच्ची से पीटने का अधिकार देता था। मत्स्य पुराण, बताइए कौन कौन से इसमें से सत्य है? तीनों ही सत्य है। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। इन्हें मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। उनका कर्तव्य आंख मूंद कर पति की व परिवार पूरे उसके परिवार की सेवा करना था। उस काल में स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। मत्स्य पुराण पति को यह अधिकार देता है कि अगर पत्नी गलती करती है तो उसे कोड़े या कपच्ची से पीट सकता है। ये लेखक है, उनकी रचनाएं हैं, और आपको ये बतानी है कि इनमें से कौन कौन सा सुमेलित है। हरिशेर वृहत कथा कोश है। हरिशेर। भास्कर क्या है? भास्कर लीलावती की रचना है। भास्कर की रचना है, सॉरी, लीलावती। पाणिनि की रचना न्याय नहीं है। न्याय जो है, पाणिनि की रचना तो अष्टाध्यायी है, न्याय गौतम की रचना है। तो सी वाला, तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। छठी सदी में हरिशेर ने अपनी रचना वृहत कथा कोश में भारतीय क्षेत्रों की भाषाओं, वेशभूषा आदि का वर्णन किया है। छठी सदी में द्वितीय भास्कर ने लीलावती ग्रंथ की रचना की, जो कि दीर्घ काल तक गणित का मानक ग्रंथ रहा है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। न्याय गौतम की रचना है। चतुर्दान इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है? चतुर्दान। चतुर्दान संबंधित है आपके जैन सिद्धांत से। किस सिद्धांत से? जैन सिद्धांत से। चतुर्दान एक जैन सिद्धांत है जिसमें कि विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल है। लिंगायत आंदोलन के संबंध में ये जो कथन है, तीनों उस पर विचार करिए। इनके संस्थापक बासव और चंदबासव थे। ये शिव के उपासक थे। इन्होंने बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तीनों ही सत्य है। 12वीं सदी में इस धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। इसे लिंगायत या वीरशैव आंदोलन कहते हैं। इसके संस्थापक बासव व चंदबासव थे। ये कलचुरी दरबार से संबंधित थे। ये शिव के उपासक थे। इन्होंने जाति प्रथा का प्रबल विरोध किया और उपवास, भोज, तीर्थ यात्रा और यज्ञ को नकार किया। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। शंकराचार्य के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सत्य है? शंकराचार्य, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। गलत है। इनका दर्शन द्वैतवाद कहा जाता है। ये भी गलत है। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। ये सही है। वेदों पर आशंका जताई। ये गलत है। तीसरा सही है। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। किसने? शंकराचार्य का जन्म केरल में 9वीं सदी में हुआ था। अद्वैतवाद शंकर का दर्शन है। इन्होंने 9वीं सदी में जैन व बौद्ध धर्म को चुनौती देते हुए हिंदू धर्म को नए सिरे से सूत्रबद्ध किया। इन्होंने ईश्वर व उसकी सृष्टि को एक माना और मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति को बताया, जिसका आधार ज्ञान है। शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोत के रूप में फिर से प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुक्रम काल क्रमानुसार लगाइए, उनके काल के क्रम के अनुसार। सबसे पहले शंकराचार्य थे, रामानुज, मध्वाचार्य, फिर वल्भाचार्य। शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्भाचार्य। शंकराचार्य का जन्म 9वीं सदी में केरल में हुआ था। 11वीं सदी में रामानुज ने मोक्ष मार्ग पाने के लिए भगवत कृपा को महत्व दिया था। रामानुज का अनुसरण करते हुए दक्षिण भारत में मध्वाचार्य तथा उत्तर भारत में वल्भाचार्य, रामानंद आदि विद्वान चिंतकों ने अपना विचार दिया। संघर्ष का युग लगभग 1000 से 1200 ईस्वी तक। 5वां चैप्टर है। प्रश्न है, अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्राप्त थी? अमीर उल उमरा की उपाधि प्राप्त थी स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति को। 9वीं सदी का अंत होते होते अब्बासी खिलाफत का पतन हो चुका था। खलीफाओं ने एकता को कायम रखने के लिए एक तरीका अपनाया और कहा कि जो भी सेनापति अपने लिए स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें अमीर उल उमरा या सेनापति की उपाधि दी जाती थी।
तो इसलिए अमीर उल उमरा स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति थे। सामानियों के सामानियों के संदर्भ में विचार करिए, बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। ये ट्रांस ऑक्सियाना खुरासान में ईरानी मूल के शासक थे। ये राज्य की सुरक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा हेतु भी संघर्ष थे। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। 9वीं सदी के अंतिम दौर में ट्रांस अक्सियाना खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों पर सामानियों का शासक था जो कि ईरानी मूल के थे। इन्होंने एक नए सैन्य बल का गठन किया जो कि गाजी कहलाए थे, तो इसलिए ये एक ईरानी मूल के शासक थे। तुर्क लोग प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे, इसलिए ये मुसलमानों की निगाह में विधर्मी थे। इसलिए इनकी लड़ाई राज्य की सुरक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा की भी लड़ाई थी। इसलिए गाजी जितने योद्धा थे उतने ही धर्म के रक्षक भी थे। गाजी जितने ही योद्धा थे उतने ही धर्म के रक्षक भी होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, तुर्क गुलाम अल्पतगीन ने गजनी को राजधानी बना करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तुर्क गुलाम अल्पतगीन ने गजनी को राजधानी बना करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महमूद ने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों का राज्य और धर्म की रक्षा हेतु सामना किया था। बताइए कौन कौन से सत्य हैं। दोनों ही सही है। सामान्य सूबेदारों में अल्पतगीन नामक एक तुर्क गुलाम भी था जिसने की कालांतर में गजनी को अपनी राजधानी बना करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और मध्य एशियाई जनजातियों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व भी गजनवियों ने संभाल लिया था। 998 से 1030 तक गजनी पर शासन करने वाले महमूद को मध्यकालीन इतिहास इस्लाम का नायक मानते थे। इसने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों से राज्य और धर्म की रक्षा करने के लिए शूरवीरता से उनका सामना किया था। शूरवीरता से। शाहनामा के लेखक कौन है। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। कौन है। फिरदौसी है। फिरदौसी की रचना शाहनामा है जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। सामान्य राज्य में फारसी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन मिला है। इस ग्रंथ में ईरान और तुरान के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। इसमें प्राचीन ईरानी नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। महमूद गजनी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया है। महमूद गजनी ने अफरासियाब वंश। महमूद गजनी ने खुद दावा किया है कि ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज है वो। इन पर इसका इतर असर था कि फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। अगला ये कथन और निष्कर्ष है। कथन है कि महमूद गजनी ने भारत पे सत्र पर आक्रमण किया और इसका कार्य दे रहा है कि वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। बताइए क्या दोनों सही है। नहीं, सिर्फ ए सही है, बी गलत है। महमूद गजनी ने 17 बार तो आक्रमण किया था लेकिन उसका लक्ष्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं था बल्कि लूटपाट करना था केवल। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी। गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने किया था। ठीक है, गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने किया था। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में हिंदुशाही शासक थे। वह हिंद पेशावर के निकट था। वह हिंद की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी। वह हिंद की लड़ाई लड़ी गई थी महमूद और आनंदपाल के बीच में। 1001 ईस्वी में महमूद ने जयपाल को हरा दिया था। जयपाल के बाद उसके पुत्र आनंदपाल ने पेशावर के निकट वहिंद में 1008-9 के बीच में महमूद के साथ में निर्णायक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पंजाब के खोखर जनजाति ने भी आनंदपाल का साथ दिया था। वैसे तो महमूद की जीत हुई थी इसमें। पुत शिकन या मूर्ति भंजक था ये। पुत किशन, इसकी संज्ञा किसे प्राप्त है। बुत किशन की रचना ये प्राप्त है संज्ञा महमूद गजनी को। महमूद का भारत पर हमले का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का यश बढ़ाना था। उसने कन्नौज और सोमनाथ पर आक्रमण करके खुद को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया था। महमूद गजनी के संदर्भ में ये जो दो कथन है बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। वो भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। बताइए वो भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना था, ये सही नहीं है। वो सिर्फ लूटपाट करने के उद्देश्य से आया था। बाकी 1025 में सोमनाथ को उसने आक्रमण किया था। आक्रमण करते हुए खूब लूटा था। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया। उसके बाद 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हुए उसे खूब लूटा। उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। महमूद का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत के धन धान्य से पूर्ण मंदिरों और नगरों को लूटना था ताकि लूटे धन से वो मध्य एशियाई शत्रुओं के खिलाफ संघर्ष जारी रख सके। वो भारत पर शासन नहीं करना चाहता था। ये शासक है और ये वो शासक किस राज्य से संबंधित है उससे बतानी है आपको। इसमें से कौन कौन सा पहले से सुमेलित है।
गढ़वाल किस राज्य से संबंधित है? ये गढ़वाल कन्नौज में संबंधित है, चौहान अजमेर से संबंधित है, परमार मालवा से संबंधित है। तीनों सही है। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। इसमें से महत्वपूर्ण थे कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमा और अजमेर के चौहान। इनमें गढ़वालों ने पालों को बिहार से निकाल दिया था। चौहानों ने गुजरात, पंजाब और दिल्ली तक अपना साम्राज्य फैलाया था। अगला है, विचार करिए इन दोनों कथनों में से। पहला है कि 8वीं से 12वीं सदी के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। दूसरा, इस समय मंदिर निर्माण हेतु नागर शैली प्रचलन में थी। बताइए, दोनों में से दोनों सत्य हैं? दोनों सत्य हैं। 8वीं सदी के बाद और 10वीं सदी से 12वीं सदी के बीच उत्तर भारत में मंदिर निर्माण चरमोत्कर्ष पर था। इस काल में मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली प्रचलित थी। कौन सी शैली? नागर शैली। अगला है, नागर शैली के संदर्भ में जो कथन है इस पर विचार करिए। पहला है, गर्भगृह या देउल के ऊपर गुंबद नुमा छत बनी होती थी। गर्भगृह के सामने मंडप बने होते थे। ठीक है, दोनों सही है। नागर शैली का प्रमुख विशेषताएं हैं गर्भगृह या देउल, जिसे कि कक्ष भी कहते हैं। इसकी छत गुंबद नुमा बनी होती थी। मुख्य कक्ष अक्सर वर्गाकार होता था। उसकी प्रत्येक भुजा से लगा करके कक्ष बनाए जा सकते थे। गर्भगृह के सामने एक मंडप बनवाया जाता था। कभी कभी मंदिर चार दीवारी से घिरा होता था, जिस पर कि बड़े बड़े सिंह द्वार होते थे। इस शैली में खजुराहो व भुवनेश्वर के मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को स्थापित करते हैं। अगला है, सुमेलित करिए। खजुराहो कहाँ पे? ये सभी जो है ये मंदिर ही है, मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। और चलिए मैच करते हैं। खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में। माउंट आबू में जैन मंदिर है, माउंट आबू में। ठीक है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। इसमें खजुराहो का पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। खजुराहो का 11वीं सदी में बने उत्तर भारत के मंदिरों के संदर्भ में ये जो दो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये मंदिर कई गांवों पर शासन करते थे और व्यवसायिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। बताइए कौन कौन से सत्य हैं? दोनों ही सही है। 11वीं सदी में बने उत्तर भारत के मंदिरों में अत्यधिक विस्तार और अलंकरण दिखाई देता है। ये मंदिर इस काल में सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए थे। इन मंदिरों ने अंकुत संपत्ति अर्जित कर ली थी। सोमनाथ मंदिर इसका उदाहरण था। ये मंदिर कई कई गांवों पर शासन करते थे और व्यवसायिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर को किसने बनवाया था? वस्तुपाल ने बनवाया था। ठीक है, चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम का मंत्री वस्तुपाल एक श्रेष्ठ लेखक था। उसने अनेक विद्वानों को आश्रय दिया और माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बनवाया था। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के भारत आक्रमण के संदर्भ में ये जो कथन दिए हैं उसमें बताइए कि कौन सा असत्य है। ठीक है, उसने गोमल दर्रे को पार करके मुल्तान और उच्च को जीत लिया था। उसे गुजरात में हार का सामना करना पड़ा। उसने भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी नहीं समझा। 1191 में तराइन की लड़ाई में गौरी की फौज बुरी तरीके से पराजित हुई थी। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है? सी वाला असत्य है कि उसने भारत पर विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी नहीं समझा। बाकी सारे ही सही है। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने 1178 में राजपूताना रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन माउंट आबू के निकट एक लड़ाई में गुजरात के शासक से पराजित हुआ। इससे उसकी समझ में आया कि भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी है। 1191 में तराइन की लड़ाई में गौरी की फौज पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरीके से पराजित हुई, लेकिन 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच में। 1192 मोहम्मद बिन साम ने तराइन की लड़ाई लड़ी थी और वापस गजनी लौट गया था। अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का जीता हुआ राज्य सौंपा गया, लेकिन 1194 में सोम फिर से भारत लौटा और यमुना नदी पार करके कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर जयचंद से जमकर के युद्ध किया। इसमें जयचंद की हार हुई, इसलिए चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच में लड़ा गया था।
तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था बताइए? 1192 में। कब लड़ा गया था? 1192 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि भारतीय इतिहास को नया मोड़ देने वाली लड़ाई मानी गई है। इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी। तराइन युद्ध के संबंध में अब ये जो दो कथन है, इस विचार करिए, सत्यता की पहचान करिए। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने हांसी, सरस्वती और समाना के किलों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन किया। बताइए, दोनों सही है। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने सरस्वती के निकट पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और हांसी, सरस्वती और समाना के किलों पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर शासन करने दिया था, क्योंकि इसकी जानकारी लड़ाई के बाद मिले सिक्कों से होती है, जिससे कि एक तरफ पृथ्वीराज और तिथि का उल्लेख है, दूसरी तरफ श्री मोहम्मद शाम का। बारहवीं सदी के अंत में मध्य एशिया का वो कौन सा शासक था जिसने कि भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की थी, जो कि बाद तक कायम रही? बताइए, कौन था? मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत में सर्वप्रथम मुल्तान व गुजरात पर आक्रमण किया। उसके बाद 1206 में उसका अंतिम आक्रमण खोखर जाति के विरुद्ध था। इस बीच उसने भारत के कई इलाकों पर आक्रमण करके वहां के शासकों को पराजित करके तुर्क शासन स्थापित किया और भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था को भी स्थापित किया, जो कि बाद तक कायम रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, अगला चैप्टर है ये, दिल्ली सल्तनत प्रथम, लगभग 1200 से 1400 ईस्वी तक, जिसमें कि मामलुक सुल्तान से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में विचार करिए। पहला है कि ये एक तुर्क गुलाम था, दूसरा है उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तीसरा उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया था। असत्यता की पहचान करनी है। बताइए, इसमें से कौन सा गलत है? पूरा पढ़ लिया होगा आप सभी ने। दूसरा वाला गलत है कि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ये गलत है। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम था और उसे भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकारी 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद मिला था। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, उसने दिल्ली को कभी भी राजधानी बनाने का रुख नहीं किया था। ऐबक को तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने भारत में सल्तनत के विस्तार हेतु नियुक्त किया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद एक ये तुर्क गुलाम था, जो कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के क्या कारण, किस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी चुगान, यानी जो पोलो था, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1210 में। इल्तुतमिश के संदर्भ में अब ये जो दो कथन दिए गए हैं, इसमें से बताइए कि कौन कौन सा सत्य है। पहला है कि इल्तुतमिश उसने तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान किया। दूसरा है कि ख्वारिज्म शाह के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर के लिए कूच किया था। बताइए, दोनों सही है। 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिम पर जीत हासिल करना चाहता था, लेकिन गजनी पर ख्वारिज्म शाह की विजय ने उसकी चिंता बढ़ा दी थी। अब ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया। ख्वारिज्म साम्राज्य के संदर्भ में विचार करिए। पहला है, ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। 1218 में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया। कब? 1218 में। बताइए, दोनों सही है। ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक फैली हुई थी, जो कि इल्तुतमिश की चिंता का कारण था। 1218 में ख्वारिज्म साम्राज्य को मंगोलियों ने नष्ट कर दिया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमा चीन से लेकर के भूमध्य सागर तथा कैस्पियन सागर से लेकर के जक्साटिस नदी तक फैली हुई थी। सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की थी? गयासुद्दीन की पदवी इवाज ने धारण किया था। किसने? इवाज ने। जब इल्तुतमिश पश्चिमी इलाकों पर ध्यान दे रहा था, तभी बंगाल और बिहार में इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की और अपनी आजादी का ऐलान किया। 1226-27 में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, अब आगे जो कथन है इस पर विचार करिए। रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया।
रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष कभी नहीं हुआ था। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है? दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला गलत है। रजिया ने 3 वर्ष तक दिल्ली में शासन किया था, लेकिन उसी शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया जिन्हें की चहलगामी कहा जाता है। चहलगामी यानी चालीसा कौन था? चहलगामी तुर्क सरदार थे। कौन थे? तुर्क सरदार, जिनसे इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। इसलिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे किसी को कठपुतली बनाकर गद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन रजिया की गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया क्योंकि वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? अमीर याकूत खां अबिसीनिया का निवासी था। कहाँ का? अबिसीनिया का। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां अबिसीनिया का निवासी था, जिस पर की मेहरबान होने का आरोप तुर्क अमीरों ने रजिया पर लगाया था। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला इस्लाम मुस्लिम शासक था जिसने की अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उल्लुग खां के नाम से जाना जाता है? किस सुल्तान को जाना जाता है उल्लुग खां के नाम से? बलबन को। ठीक है, किसको? बलबन को। 1265 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार किया था तुर्क सरदार उल्लुग खान ने। वो बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है। बलबन के संदर्भ में अब ये जो 3 कथन है इसलिए इसको पढ़िए और बताइए इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। बलबन अपने आप को ईरानी अफरासियाब का वंशज मानता था। इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर के सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया था। सारे सही है, तीनों ही सही है। बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि हेतु हमेशा प्रयत्नशील रहा है। उसने गद्दी पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए खुद को ईरानी शहनशाह अफरासियाब का वंशज कहा। वो भारत में एक शक्तिशाली कठोर शासक बनकर के उभरा और सत्ता की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। उसने शक्तिशाली सेना भी गठित की। दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सेना संगठित की। उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह बताइए किसके साथ करवाया था? कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, नजरुद्दीन महमूद या फिर निजाम उल मुल्क जुनैदी? बताइए किसके साथ करवाया था? नजीरुद्दीन महमूद। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के समय बलबन सुल्तान नजीरुद्दीन महमूद का नायक था, जिसने की जिसे कि उसने गद्दी हासिल करने में मदद किया था। इसलिए अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह महमूद के साथ में करा दिया था। सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था? बहुत इजी प्रश्न है, बलबन ने कराया था, ध्यान रखिएगा। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सजदा और पैबोस रस्म की शुरुआत की थी, जिसमें कि सजदा राजा को दंडवत प्रणाम करना और पैबोस राजा के कदम चूमना था। ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था? कौन? चंगेज खां। कौन बैठा था? चंगेज खां ख्वारिज्म में युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था। हालांकि उसने इसे पार करके भारत पर आक्रमण नहीं किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई थी? बताइए किस शासक ने अपनाई थी? बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई थी? बलबन ने। ठीक है। जब दिल्ली के आसपास के इलाकों और दोआब में शांति सुव्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ गई, गंगा यमुना दोआब और अवध की सड़कें चोर डाकुओं से घिरी रहती थी। आसपास के पूर्वी क्षेत्र में कुछ राजपूत जमींदारों के ने किले बना लिए थे और शासन को चुनौती दे रहे थे। इन सब से निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई और बदायूं की राजपूत गढ़ों को नष्ट कर दिया और सड़कों को साफ करा करके अफगान सिपाही वहां पे नियुक्त कर दिए। मध्यकालीन राज्य हैं और इनके वर्तमान नाम है, मैच करिए। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित है? तिरहुत का वर्तमान नाम है उत्तरी बंगाल, राधा का वर्तमान नाम है दक्षिण बंगाल, जाजनगर का उड़ीसा। ये बिल्कुल सुमेलित है सारे ही। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? बताइए कहाँ का? बंगाल का। ठीक है।
बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने दिल्ली की बजाय बंगाल पर स्वतंत्र रूप से शासन करना पसंद किया और इस राजघराने ने 40 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में विचार करिए। इन्होंने एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की, मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, द्वार पर शासन करते हुए पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण किया, बिहार और बंगाल पूरे सल्तनत काल में इनके नियंत्रण पर रहे थे। असत्यता की पहचान करिए, कौन सा इसमें से गलत है? बिहार और बंगाल पूरे सल्तनत काल में इनके नियंत्रण में रहे थे, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। 13वीं सदी के ज्यादातर समय में बंगाल और बिहार दिल्ली के नियंत्रण में नहीं थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं 7वें चैप्टर पे। 7वां चैप्टर आपको करना है दिल्ली सल्तनत द्वितीय के बारे में, लगभग 1200 से 1400 ईस्वी तक, खिलजी और तुगलक के बारे में। पहला प्रश्न है कथन, अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित किया था। इसका कारण दे रहा है कि उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी थी। बताइए क्या सत्य है? नहीं। ए और आर वैसे दोनों अपनी अपनी जगह पे तो सही है, लेकिन जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए तो ये कह रहा है कि अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित किया था। अमीरों के अलाउद्दीन ने अमीरों के षड्यंत्र जानने के लिए गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी। उसने अमीरों को अपनी खलीफा साजिश करने के लिए रोकने के लिए कई नियम बनाए थे और भोजों और उत्सवों का आयोजन करना उनके लिए निषिद्ध कर दिया था। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलैया ने इनमें से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? बताइए। खुसरो की। ठीक है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। काफूर की हत्या के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति जो कि हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलैया ने उससे भेंट स्वीकार करके उसे सम्मान दिया। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया था? तुगलक राजवंश की स्थापना किया था गाजी मलिक ने। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की जो कि 1412 तक चलता रहा था। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। पहला कथन है कि अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा गुजरात से लेकर के दक्षिण में मदुरै तक अधिकार स्थापित किया। उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया था उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चरण तक पहुंचाया था। कौन कौन सा सही है इसमें से? दोनों सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मालवा गुजरात पर अधिकार करते हुए राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन करके दक्षिण में मदुरै तक अपना अधिकार स्थापित किया था। उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर प्रारंभ किया उसे चरम पंडिती पर मोहम्मद बिन तुगलक ने पहुंचाया था। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? उस समय वहां का शासक था राजा रायकरण। कौन था? राजा रायकरण था। 1299 में अलाउद्दीन की सेना ने राजस्थान के रास्ते गुजरात की ओर कूच किया। रास्ते में सेना ने जैसलमेर पर हमला किया और गुजरात की ओर बढ़ा। तभी गुजरात का शासक राजा रायकरण घबरा गया और बिना प्रतिरोध के वहां से भाग गया था। ठीक है, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? मलिक काफूर को गुजरात आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था। जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात भिलवाड़ को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में लूटपाट कर रही थी, तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बनाया और अलाउद्दीन को सौंप दिया, जिसने कि शीघ्र ही सुल्तान का विश्वास जीत लिया और सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में बताइए इसमें से असत्य कौन सा है? ठीक है, इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था, सही है। इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ थे, ये भी सही है। इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था, ये गलत है। हामिर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दिया था, ये भी सही है। तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे सही है। जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ का शासक हामिर देव था जो कि पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था। देवगिरी पर राजा रामचंद्र का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए रजिया सुल्तान के बारे में जो ये 3 कथन दिए हैं इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी नशीनी का विरोध किया। दूसरा है उसने रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया था। तीसरा है उसे तबर हिंद में बंदी बनाया गया था। कौन कौन सा सत्य है इसमें से? तीनों सत्य है। ठीक है, तीनों ही सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे थे। कारण इसका दे रहा है कि दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे थे। बताइए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो था वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। भारत में मंगोल आक्रमण
इल्तुतमिश के समय से प्रारंभ हुआ था और 13वीं सदी के अंत तक चलता रहा था, लेकिन वे भारत में अपना स्थायित्व कायम करने में कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने इनका डट करके सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट सीरी में नई राजधानी बनाई और किलेबंदी करके मंगोलों का सामना करने के लिए महीनों बैठा रहा। धीरे धीरे दिल्ली के शासकों ने लाहौर पर अधिकार करते हुए झेलम के निकट 60 पर्वत श्रेणी तक अपना नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? बताइए, किस गुलाम ने किया था? मलिक काफूर ने किया था। ठीक है, मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय राजा रामचंद्र वहां का शासक था, जिसने की रायगढ़ के साथ में संधि संबंध किए हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको राय रायन की उपाधि प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि राजा रामचंद्र को दिया था। मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया था तो राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो खिलजी ने उसके साथ में सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी और उसे अपने पद पर फिर से प्रतिष्ठित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति तो आप जानते होंगे, तो अब बताइए कि जो 3 स्टेटमेंट दिया है इन तीनों में से कौन सा गलत है? पहला कि उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र और गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किया था। दूसरा है बाजार नियंत्रण अधिकारी शाहना कहलाता था। और तीसरा व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, बाकी पहला दूसरा दोनों सही है। व्यापारियों का लेखा जोखा रखा जाता था, शाहना कौन रखता था? शाहना रखता था। चलिए, तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के तहत खाद्यान्नों, शक्कर, रसोई तेल से लेकर के सुई तक तथा आयात किए गए कीमती वस्त्रों, घोड़े, मवेशी और गुलामों तक की कीमतें तय कर दिया था उसने। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 बाजार निर्मित किए थे। कौन कौन से? एक खाद्यान्न के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़े, गुलाम और मवेशियों के लिए। शाहना इन बाजारों को एक उच्च अधिकारी अपने नियंत्रण में रखता था, जिसे कि शाहना कहा जाता था। और शाहना अधिकारी ही व्यापारियों के लिए एक पंजिका रखता था, जिसमें कि सबका लेखा जोखा रहता था और दुकानदारों और कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने कि भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था, 50%? कौन था वो? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की नियमित तथा सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घोषणा किया कि दोआब क्षेत्र यानी यमुना के निकट मेरठ से लेकर के इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेशों की भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य को ही की जाएगी। इसके अलावा भू राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा नगद जमा करवाना होगा। आधा हिस्सा नगद जमा करवाना होगा। नेक्स्ट है, कथन कह रहा है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे। अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान थे वो धन लूट से संबंधित थे और कारण ये दे रहा है कि वो दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करता था। वो दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करता था। बताइए, कथन और कारण दोनों सही है? कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है या फिर नहीं? तो यहाँ पे कथन तो सही है कि दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित था, लेकिन वो दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था, ये सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अलाउद्दीन का दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण धन का लालच और गौरव की ललक थी, न कि उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना था। वह इन जीते हुए दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उन पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? बताइए, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन की भू राजस्व को नगद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वो अपने सिपाहियों को नगद वेतन दे सके। इस वेतन से सैनिक अपना गुजारा, घोड़े की देखरेख और साज सामान को दुरुस्त रखता था। नगद वेतन देने वाला इस सुल्तान का पहला सुल्तान नगद जो वेतन देता था ये अलाउद्दीन खिलजी, वो इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन मुनि जीन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? जाहिर सी बात है ये मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को टिक ना करिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने कि धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। जैन कवि जीन प्रभा सूरी व कई हिंदू योगियों को उसने सम्मान दिया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए जो प्रयोग थे उसको आप लगाइए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। सबसे पहले कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलवाया, खुरासन अभियान था।
कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रयोग किए और कृषि में गहरी रुचि दिखाई थी। इसने अपने प्रथम प्रयोग के तहत दोआब के उपजाऊ प्रदेशों को, जो उपजाऊ प्रदेश थे, वहां में भू राजस्व में वृद्धि कर दिया, जो कि संभवतः उपज का आधा भाग था। दूसरे प्रयोग के तहत राजधानी दिल्ली को देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी को तुगलक ने दौलताबाद कहा। तीसरे प्रयोग के तहत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना था, जो कि संभवतः तांबा और पीतल के थे, जिनका मूल्य चांदी के टंके के समान था। उसे ये प्रेरणा चीन और ईरान से मिला था। चौथा प्रयोग खुरासान अभियान था। इस अभियान के लिए तुगलक ने अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन तक दे दिया था। इस अभियान का नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया था। ठीक है, सबसे पहले कर मुद्रा चलवाया, फिर राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा चलवाया जो कि तांबा और पीतल के थे। ठीक है, फिर खुरासान अभियान आया। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और बताइए किसमें से असत्य कौन सा है। पहला है, उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। दूसरा, उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। तीसरा, राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखा। और चौथा कह रहा है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तनों के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया। बताइए कौन कौन सा इसमें से गलत है। चौथा वाला गलत है कि मोरक्को यात्रा इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया है, ये गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे अधिक शिक्षित व सभी धर्मों को सम्मान देने वाला शासक था। उसने धर्म व दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वह योग्यता के आधार पर किसी को भी उच्च पदों पर नियुक्त कर देता था, चाहे वो अमीर हो या फिर अदना यानी छोटे परिवार से हो। उसने अपने शासन काल में 4 प्रयोग किए थे जो कि असफल रहे थे, तो इसलिए उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। जब उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया तो उसने सड़क और सराय बनवाए और संचार में सुधार किया। उसने दिल्ली से पीर औलिये भी भेजे थे ताकि धर्म, सांस्कृतिक और सामाजिक विचारों में भी परिवर्तन लाया जा सके, जिससे लोगों में प्रभावशाली प्रक्रिया भी दिखी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में दिल्ली आया और उसने तुगलक के प्रयोगों का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखा था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में अब ये जो 2 कथन है, इसको देखिए, पढ़िए और बताइए इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। पहला है, इसके काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। दूसरा है, उसने सिंध पर विजय हासिल की और कलानौर, पेशावर तक अधिकार कायम किया। बताइए कौन कौन से सही हैं। दोनों ही सत्य हैं, पूर्णतः दोनों ही सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में ही मंगोल सेना ने तर्मसरीन के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण कर दिया और उनका एक दल मेरठ तक पहुंच गया। तुगलक ने झेलम के निकट मंगोलों को परास्त किया और कलानौर से लेकर के पेशावर एवं सिंध तक अपना वर्चस्व कायम रखा। अब बताइए इनमें से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीरे कोही विभाग की स्थापना की थी। बताइए किसके विस्तार के लिए किया था। कृषि के विस्तार के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार व सुधार के लिए दीवाने अमीरे कोही विभाग की स्थापना किया था। इसके तहत पूरे इलाके को विकास खंडों में विभाजित करके प्रखंड अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्य किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना और उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में अभी जो 3 कथन दिया है, इस पर विचार करिए और आप ये बताइए कि क्या तीनों ये सही है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। पहला, उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल था। दूसरा, उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहां पे विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का उदय हुआ। तीसरा, सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बताइए तीनों सही है। तीनों सही है। तुगलक की तमाम असफलताओं के बावजूद भी उसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल माना जाता था। जब दक्षिण में सेना में प्लेग हो गया था दक्षिण में और 2/3 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, तो उससे तुगलक की सैन्य शक्ति को बहुत आघात लगा और वो दक्षिण से वापस आ गया। उसके बाद वहां पे हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर नाम का छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया और दौलताबाद के निकट कुछ विदेशी अमीरों ने एक छोटा सा राज्य कायम किया जिसे कि बहमनी साम्राज्य कहा गया। मोहम्मद तुगलक अंतिम समय में अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोह दबाने में कामयाब हुआ और सिंध में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा असत्य है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में। फिरोज शाह तुगलक ने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था बंगाल। उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्टा का विद्रोह दबाने में किया। उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है।
उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया, ये असत्य है, बाकी सारे ही सत्य हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा के शासक पर आक्रमण किया था, वहां के मंदिरों को नष्ट करके धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया था। अगर ये बोलता कि सल्तनत में मिलाने के प्रयास नहीं करता तो वो भी कथन सही होता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा था कि उड़ीसा पर आक्रमण नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा असत्य है। उसने एकता को वंशानुगत बनाया, उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया, वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। वो सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शांति और मूक विकास का युग था। उसने हुक्म जारी किया कि अमीर की मृत्यु होने पर एकता सहित उसका स्थान पुत्र, दामाद और गुलाम या फिर गुलाम को आधिकारिक मान करके दिया जाए, जो कि बाद में हानिकारक सिद्ध हुआ। उसने वंशानुगत सिद्धांत को सेना पर लागू किया। तीसरा गलत था, वह सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन की जगह पे वो अलग अलग गांवों का भू राजस्व उनके नाम कर दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी। किस शासक ने अपनाया था ये नीति। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को अलग करके वसूलने की नीति। फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान माना था, उसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया और जजिया को अलग कर बना दिया, जो कि पहले भू राजस्व में ही शामिल होता था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इस टैक्स से सिर्फ महिलाएं, बच्चे, अनाथ, अंधे एवं अपंग लोगों को ही बाहर रखा गया था, बाकी सारे इस टैक्स में शामिल थे। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में अभी जो कथन दिए गए हैं तीन, इस पर विचार करिए और इसमें आप बताइए ये कौन सा इसमें से असत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक अवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसने राजनीतिक महत्व को देखते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया। उसने तैमूर आक्रमण का डट करके सामना किया। बताइए कौन सा गलत है इसमें। तीसरा वाला गलत है कि उसने तैमूर आक्रमण का डट करके सामना किया, बाकी दोनों ही, पहला दूसरा दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसने कई नहरों की मरम्मत भी करवाई थी। उसने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व का कदम उठाते हुए ये आदेश दिया कि जब भी किसी स्थान पर हमला करें तो कुलीन परिवारों में उत्पन्न लड़कों का गुलाम बना करके मेरे पास भेज दें। लड़कों को, मतलब जो कुलीन परिवार के लड़के होते थे उनको मेरे पास गुलाम बना करके भेज दीजिए। अब तीसरा गलत था, तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी और आक्रमण का सामना करने के लिए दिल्ली में कोई भी सशक्त शासक नहीं था। उस समय दिल्ली का शासक फिरोज शाह का पुत्र नजरुद्दीन मोहम्मद था। 8वां चैप्टर है क्लास 11 की मेडिवल हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। पहला जो ये प्रश्न है आपको मैच करना है विभाग को उसके पद से संबंधित। कौन सा विभाग किस पद के लिए होता था। सैन्य विभाग जो होता था ये दीवाने अर्ज कहलाता था। क्या कहलाता था। दीवाने अर्ज कहलाता था। विधि विभाग जो होता था, विधि विभाग ये दीवाने रिसाल कहलाता था। क्या होता था। दीवाने रिसाल का पद होता था। पत्राचार विभाग दीवाने इंशा का पद होता था और कृषि विभाग में दीवाने अमीरे को ही स्थापित किया जाता था। ठीक है। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी। किस शासक ने किया था। बलबन ने किया था। सैनिकों को भर्ती करना, उन्हें सभी तरह से सज्जित करना और उनका वेतन देना आरिज की मुख्य जिम्मेदारी होती थी। ये सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। सर्वप्रथम भारत में आरिज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किसने कराया था। बलबन ने किया था। वजीर के लिए, वजीर से संबंधित अभी जो तीन कथन है इसको आप ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा असत्य है। 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता था। ये आय व्यय दोनों का प्रबंध करता था। फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया था। बताइए कौन सा इसमें से असत्य है। असत्य तीसरा वाला है कि फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया, बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही है। 14वीं सदी में केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसे ये राजस्व मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। दूसरा, इसे एक विस्तृत विभाग का प्रधान बना दिया गया जो कि आय व्यय दोनों का प्रबंध देखता था। तीसरा, फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर इस्लाम में धर्मांतरित तेलंग ब्राह्मण खाने जहां को बनाया था। ख्वाजा जहां मोहम्मद तुगलक का वजीर था।
अब ये विभाग है मध्यकालीन विभाग और उनसे संबंधित ये प्रधान है। मैच करिए और बताइए कौन सा सही है, कौन से सही सुमेलित है, ये आपको बतानी है इसमें से। दीवाने अर्श से संबंधित प्रधान होते थे आरिजे मामलिक। कारखाना में जो प्रधान होते थे वो वकील दर होते थे। धार्मिक संस्थान में आला सदर होते थे। तीनों सही है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसका प्रधान आरिजे मालिक होता था, मामलिक कहा जाता था। कारखाना एक गृहस्थी विभाग था जो कि सुख सुविधा का ध्यान रखता था। इसका प्रधान वकील दर कहा जाता था। विभिन्न धार्मिक मामलों को देखने और विद्वानों और धर्म तत्वज्ञों को दिए जाने वाले अनुदानों की देखरेख आला सदर करता था जो कि मुख्यतः काजी होता था। ये न्याय विभाग का भी प्रधान होता था जो कि दीवानी मुकदमों का फैसला शरीयत के अनुसार करता था। अब इनमें से बताइए कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाई है जिनको आप पदानुक्रम में लगाना है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाई सूबा होता था, ठीक है। सूबे में के बाद शिख परगना गांव, सूबा शिख परगना गांव। जब तुर्कों ने भारत पर शासन किया तो इसे कई प्रदेशों अथवा इकाइयों में बांट दिया गया जिन्हें कि एकता कहा जाने लगा। इन एकताओं को तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया जाता था जिन्हें कि क्या मुक्ति या फिर वाली कहा जाता था। यही प्रदेश बाद में जाकर के सूबे में क्या कह सकते हैं परिवर्तित हो गए सूबे में। और सूबे के नीचे की इकाई क्या कहलाती थी? शीख कहलाती थी। क्या कहलाती थी? शीख कहलाती थी। शीख के नीचे की इकाई परगना कही जाती थी। गांव 100 या फिर 84 की इकाइयों में संगठित थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खूत यानी भूस्वामी और मुकद्दम यानी मुखिया थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के आर्थिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं इसमें बताइए कौन सा असत्य है। उस काल में चांदी के टके और तांबे के दिरहम आधारित मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी। दूसरा, भारत पश्चिम एशिया से साटन, कांच के बर्तन तथा घोड़ों का आयात करता था। लोहे की रकाबों का प्रयोग अधिक प्रचलन में था। और डी है, उस काल में भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर के समीप के देशों के साथ में व्यापार नहीं करता था। भारत उस काल में, कौन सा इसमें से असत्य है? डी वाला गलत है, बाकी सारे ही सही। 14वीं सदी में भारतीय कारीगरों की कुशलता इतनी सफल थी कि लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय माल व विशेष करके कपड़े की प्रसिद्धि हो चुकी थी। तो इसलिए उस काल में भारत इनके साथ में व्यापार करता था, ना कि नहीं करता था। बताइए कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित होता था? रहट संबंधित था दिल्ली सल्तनत में किससे? कर से, सिंचाई से, आवास से या फिर बंधुआ मजदूरी से? सिंचाई से, ठीक है, सिंचाई। मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफी प्रचलन में था। इसकी सहायता से सिंचाई के लिए पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था, अतः रहट सिंचाई व्यवस्था से संबंधित है। बताइए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे। ये किससे संबंधित था? जवाबित, बताइए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर मापने वाला यंत्र था। उलेमाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था। इकदारों द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था या फिर राज्य का चलाने हेतु सुल्तान के द्वारा बनाए गए विनियम थे? बताइए। राज का चलाने के लिए सुल्तान के द्वारा बनाए गए नियम जो होते थे वो जवाबित होता था। क्या होता था? जवाबित। दिल्ली सल्तनत के शासक राज का चलाने के लिए मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से जरूरी विनियम बनाते थे जिन्हें कि जवाबित कहा जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर निर्धारित किया था। दिल्ली सल्तनत में फवाजिल प्रचलन में था जिसका आशय इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? बताइए। जिम्मी किससे संबंधित थे? मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा से संबंधित था जिम्मी। अरबों के सिंध विजय के समय से ही भारत की हिंदू प्रजा को जो मुस्लिम कानून व शासन को स्वीकार कर चुकी हो और जजिया अदा करने में सहमत हो उसे जिम्मियों का दर्जा दिया जाता था। यानी जिम्मी मुस्लिम शासन स्वीकारने वाली हिंदू प्रजा थी। अगला चैप्टर है विजयनगर और बहमनियों का काल तथा पुर्तगालियों का आगमन। यानी ये जो घटनाएं आपको मिलेगी वो 1350 से 1565 तक के प्रश्न मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? हरिहर और बुक्का
काकतीय राज्य के सामंत थे। किस राज्य के? काकतीय। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। ये दोनों ही वारंगल के काकतीय राजा के यहाँ पे सामंत थे और बाद में कामपिली, जो कि आधुनिक कर्नाटक है, ये अब कहाँ पे? कर्नाटक में, वहाँ के राजमंत्री बने थे। अब ये 3 कथन है, इसको ध्यान से पढ़िए और विचार करिए, बताइए किसमें से असत्य कौन सा है। पहला, मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बना करके इस्लाम में दीक्षित कर दिया। दूसरा, आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी। तीसरा, हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद की थी। बताइए कौन सा असत्य है? ये तीसरा वाला गलत है कि हसन गंगू ने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद की थी, गलत है। बाकी दोनों ही सही है। विजयनगर की बढ़ती शक्ति का दक्षिण में मदुरै के सुल्तानों ने विरोध किया था। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संदर्भ में अब ये जो 2 कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। पहला, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा, गुरु विद्यारण्य ने पुनः उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। बताइए, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। 1333 में वारंगल के काकतीय साम्राज्य में सामंत रहे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। गुरु विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का को इस्लाम में हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? ये आप सभी को मालूम होगा, वो भी बहुत ही अच्छे से अलाउद्दीन हसन ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना एक अफगान व्यक्ति ने किया था, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन था। वो भारत में गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा करता था, इसलिए उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। तो गद्दी पर बैठने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा हरिहर द्वितीय के संदर्भ में असत्य है? हरिहर द्वितीय के संदर्भ में, पहला कि उसने बहमनी राज्य के बेलगाम और गोवा पर आधिपत्य स्थापित किया। बताइए ये सही है या फिर गलत? तो आप कहेंगे ये तो सही है। दूसरा, उसने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया, ये भी सही है। उसने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति अपनाई थी, क्या सही है या गलत? तो ये सही है। तीनों सही है तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला गलत होगा। उसने कैलाश के दुर्ग और गोलकुंडा के पहाड़ी किले पर कब्जा किया था, ये गलत है। कैलाश का दुर्ग और गोलकुंडा के पहाड़ी किले पर हरिहर द्वितीय ने नहीं किया था, बल्कि हसन गंगू के उत्तराधिकारी ने कब्जा किया था। उस समय हरिहर द्वितीय दक्षिण में इतना व्यस्त था कि उसे संघर्ष में हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं मिला। देवराय प्रथम के बारे में ये जो 2 कथन दिया है इसमें विचार करिए, बताइए सत्य कौन सा है। उसने बहमन सुल्तान के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया। उसने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाए। कौन कौन सा सही है? दोनों सही है। 1406 में देवराय प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसकी तुंगभद्रा दोआब पर बहमनियों से भिड़ंत हुई, जिसमें कि वो हार गया और उसने अपनी बेटी की शादी हसन गंगू के पुत्र फिरोज के साथ में करवा दी। देवराय प्रथम ने रचनात्मक और कल्याणकारी कार्यों पर काफी रुचि दिखाई और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? किस शासक ने किया था? देवराय द्वितीय ने। किसने? देवराय द्वितीय ने। 1442 से 46 तक देवराय द्वितीय ने विजयनगर पर शासन किया। उसे इस राजवंश का सबसे प्रतापित शासक माना जाता था। सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने मुसलमानों की ज्यादा भर्ती की थी। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने 2007 में मुसलमानों की भर्ती की। उन्हें जागीरें दी और हिंदू सिपाहियों तथा अफसरों को उनसे धनुर्विद्या सीखने का आदेश भी दिया। इसमें से कौन सा सुमेलित है? बताइए। नुनिस फारस से संबंधित नहीं है। अब्दुल रज़ाक पुर्तगाली नहीं था। निकोलो कोंती इतावली से संबंधित है। 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नुनिस ने विजयनगर की यात्रा की थी। कहाँ की? विजयनगर की। और ये कौन था? ये पुर्तगाली था। ठीक है, नुनिस पुर्तगाली था। अब्दुल रज़ाक जो था ये फारसी था। ठीक है, 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। निकोलो कोती जो कि इतालवी यात्री था 15वीं सदी में पूर्वार्ध में 1420 में जो 15वीं सदी के पूर्वार्ध में विजयनगर आया था।
अगला है फिरोज शाही बहमनी के संदर्भ में इसमें से बताइए कौन सा कथन असत्य है। पहला है वह कई भाषाओं का ज्ञाता और सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का आदर करने वाला सुल्तान था। दूसरा, उसने दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई। तीसरा, उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए थे। और चौथा है वो भारत में अफगान शासन स्थापित करना चाहता था। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है। वह भारत में अफगान शासन स्थापित करना था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। फिरोज शाह बहमनी दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए कटिबद्ध था। उसने पूर्व विधान ओल्ड टेस्टामेंट और नव विधान यानी न्यू टेस्टामेंट दोनों को पढ़ा था। इनमें से बताइए कि बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बिदर स्थानांतरित किया। किस बहमनी सुल्तान ने किया ऐसा, जो कि गुलबर्गा को बिदर स्थानांतरित किया? किसने किया? अहमद शाह बहमनी ने किया। अहमद शाह बहमनी ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वो राजधानी गुलबर्ग से विदर ले गया और उसके बाद उसने मालवा, गोंडवाना और कोंकण की ओर ध्यान दिया। प्रसिद्ध सूफी संत गैसूद राज से अपनी संगति के कारण उसे वली या संत भी कहा जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। किस वंश के? तुलु। कृष्णदेव राय ने तुलु वंश की स्थापना की थी। वह इस वंश का सबसे महान राजा था। कृष्णदेव राय के संबंध में विचार करिए और बताइए में से सत्य कौन सा है। पहला, कुछ इतिहासकार कृष्णदेव राय को विजयनगर के सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और दूसरा, उसने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। बताइए सत्य कौन सा है। दोनों ही पूर्णतः सत्य है। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1530 तक शासन किया। कुछ इतिहासकार उसे सभी राजाओं में सबसे महान मानते हैं। उसने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेव राय के संदर्भ में इसमें से बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतालवी यात्री पेस उसके दरबार में आया। वह संस्कृत व तेलुगु का मेधावी विद्वान था। उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव द्वितीय था। बताइए कौन सा असत्य है। ये गलत है कि उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव द्वितीय था, बाकी सारे सही। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। इसके समय में वास्तविक सत्ता राम राजा के हाथों में थी। दक्षिण के अन्य राजाओं जैसे कि चोलों और विजयनगर के विपरीत कृष्णदेव ने नौसेना के विकास की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। पेस, बारबोसा और नुनिज आदि विदेशी यात्रियों ने कृष्णदेव के प्रशासन की प्रशंसा की थी। कृष्णदेव ने संस्कृत तथा तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ और तमिल कवियों को भी अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। विजयनगर राज्य के संदर्भ में अभी ये जो कथन दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से असत्य कौन सा है। पहला, राज्य की प्रशासनिक इकाई मंडलम, नाडु, स्थल, उपजिला और ग्राम में विभाजित थी। प्रांतीय शासक पुराने और माफ करने और नए कर लगाने का अधिकार रखता था। सैनिक सरदारों को अम्बरम दिया जाता था। पालीगारों को निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। बताइए असत्य कौन सा है इसमें से। असत्य सारे सही ही हैं इसमें, इनमें से कोई नहीं, सारे सत्य हैं। विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था जिसमें कि राज्य के सरदार हुआ करते थे। ये राज्य मंडल नाडु, उपजिला और ग्राम में विभाजित थे। नाडु को जिला यानी उस टाइम नाडु कहा जाता था और उपजिला को स्थल। प्रांतीय शासकों का नियमित कार्यालय नहीं होता था। उसका कार्यकाल उनकी योग्यता और शक्ति पर निर्भर था। ये पुराने कर माफ करने और नए कर लगाने का अधिकार रखते थे। विजयनगर के राजा सैनिक सरदारों को निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र दिया करता था, अमरम। पालीगर नायक सरदार था। पालीगर क्या होते थे? नायक सरदार थे जो कि राज्य की सेवा के लिए निश्चित संख्या में पैदल सेना, घोड़े और हाथी रखते थे। अगला है किस गुजराती पायलट ने वास्को डी गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? बहुत इजी है, अब्दुल मजीद ने किया था। किसने किया था? अब्दुल मजीद ने। 1498 में वास्को डी गामा 2 जहाजों के साथ में कालीकट पहुंचा था और इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए। इसके क्या कारण थे बताइए। यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, आंतरिक व विदेश व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, रेशम, मसाले और औषधि की मांग। बताइए क्या कारण थे। सही जवाब होगा कि ये तीनों ही कारण थे।
यूरोप में कृषि विस्तार के फलस्वरूप चारागाहों की कमी हुई तो जाड़ों में पशुओं का वध अधिक संख्या में किया जाने लगा और मांस की अधिक उपलब्धता होने से उसे सुरक्षित रखने और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की मांग बढ़ी। इनको आंतरिक व्यापार और वृद्धि के लिए नए बाजार की तलाश थी, तो इसलिए इन्होंने देशों की खोज प्रारंभ कर दी। रोम साम्राज्य के युग में यूरोप में चीन का रेशम और भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले व औषधि की मांग बढ़ रही थी, खासतौर पर काली मिर्च की मांग थी। आगे बढ़िए। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस ये जिनेवा का निवासी था। इसने अमेरिका की खोज की थी और जिनेवा का निवासी था। विजयनगर में कुरुवे किससे संबंधित था? कुरुवे आपके चावल की एक किस्म होती थी। चावल की एक प्रकार का चावल होता था कुरुवा, जिसे कि सर्दी के मौसम में उगाया जाता था और उपज का 1/3 भाग कर रूप में देना अनिवार्य था। पुर्तगालियों के संदर्भ में ये विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। पहला, अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीन करके डांडा, राजाडे और दाभोल को खूब लूटा। उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया था। बताइए सत्य कौन कौन से हैं? दोनों सत्य हैं। पुर्तगाली अपनी नई नीति अमल करते हुए अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लिया और वहां के प्राकृतिक बंदरगाह पर किला बनाकर के अपनी सामरिक स्थिति मजबूत की। पुर्तगालियों ने श्रीलंका में कोलंबो, सुमात्रा में अचीन और मलक्का में एक किला स्थापित किया। उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। 10वां चैप्टर है मिडिवल हिस्ट्री का। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष प्रथम, लगभग 1400 से 1525 तक। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह प्रथम था। वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद शाह प्रथम था। इसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जो कि पहले कभी नहीं लगाया गया था। उसने अहमदाबाद नामक एक नए नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। महमूद बेगड़ा के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं इसमें विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन कौन सा है। महमूद बेगड़ा के संदर्भ में, महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे पश्चिम एशिया के देशों के साथ में गुजरात के व्यापार में दखलंदाजी कर रहे थे। दूसरा, उदयराज उसका दरबारी कवि था। तीसरा, उसने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। बताइए कौन कौन सा सत्य है इसमें से? तीनों सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों के साथ में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे पश्चिम एशिया के देशों के साथ में गुजरात के व्यापार में दखलंदाजी कर रहे थे। इसलिए उनकी नौसेना पर लगाम लगाने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ में मित्रता की, लेकिन उसने इस मकसद में वो कामयाब नहीं हो सका। वैसे तो महमूद को औपचारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके शासनकाल में अनेक रचनाएं अरबी से फारसी में अनुवादित की गई। उदयराज उसका दरबारी कवि था जो कि संस्कृत कविताएं लिखता था। 1454 में उसने चंपानेर पर अधिकार कर लिया था और इसी के निकट उसने मोहम्मदाबाद नामक एक नया शहर बसाया। मालवा राज्य के संदर्भ में बताइए कि इनमें से कौन सा असत्य है। मालवा राज्य के संदर्भ में 15वीं सदी के दौरान मालवा राज अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। दूसरा, जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल आदि मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारतें हैं। तीसरा, हुशांग शाह ने जैन व्यापारियों को आश्रय प्रदान किया। एंड चौथा, मालवा की राजधानी जोधपुर थी। बताइए इनमें से मालवा के संबंध में कौन सा असत्य है। मालवा की राजधानी जोधपुर थी, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। जोधपुर मेवाड़ की राजधानी थी, मालवा की नहीं राजधानी थी। मालवा की राजधानी पहले धार थी, जिसे कि हुशांग शाह स्थानांतरित करके मांडू ले गया। मालवा की स्थापत्य शैली गुजरात शैली से अलग थी, भिन्न थी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? बहुत इजी प्रश्न आपके सामने आ गया। राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। इन्होंने सिंचाई के लिए कई झीलें और जलाशय खुदवाए थे, राणा कुंभा ने। घटोली की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? घटोली की लड़ाई लड़ी गई थी राणा सांग और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी मालवा की पराजय से चिंतित हो गया और उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ पर राणा सांगा शासन कर रहा था। उसने लोदी को बुरी तरीके से घटोली की लड़ाई में हरा दिया था। इनमें से बताइए, विचार करिए कथनों में और इसमें से आपको क्या बतानी है। पहले तो ये जान ले बतानी क्या है। असत्य की पहचान करनी है। 1525 तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थी। बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। असत्य की पहचान करनी है। गलत है दूसरा वाला, सिकंदर लोदी
नहीं था। पहला वाला सही है, दूसरा असत्य है। मध्यकाल में 1525 तक उत्तर भारत में अत्यधिक उथल पुथल उत्पन्न हो रही थी। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी और इस प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था। दूसरा गलत है। जब बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, उस समय दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी था, ना कि सिकंदर लोदी था। वो अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था। सल्तनत काल के राजवंशों को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करनी है। सल्तनत काल के राजवंशों को गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश आया। सबसे पहले गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोदी वंश। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। सल्तनत कालीन भारत में सबसे पहले गुलाम वंश का शासन स्थापित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन कराने वाला गुलाम था, करने वाला। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। बहलोल लोदी के संदर्भ में भी जो कथन दिए हैं, विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। उसे बलहोल लोदी को सरहिंद की इक्तदारी प्राप्त थी। उसने खोखरों की शक्ति पर अंकुश लगाया। बताइए सत्य कौन है? दोनों सही है। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में सैयद राजवंश स्थापित हुआ। उस समय पंजाब पर अफगान शासकों ने सत्ता स्थापित कर लिया था। उनमें बहलोल लोदी प्रमुख था, जिसे कि सरहिंद की इक्तदारी प्राप्त थी। उसने सर्वप्रथम साल्ट रेंजेज में रहने वाले खोखर जाति के खूंखार लड़ाका कबीले की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाया और शीघ्र ही पूरे पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। सिकंदर लोदी के संदर्भ में अभी जो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कि असत्य कौन सा है। पहला, उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी थी। दूसरा, उसने पैमाइश का एक नया पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ किया। गजे सिकंदरी आरंभ किया। इन दोनों में पहले आप डिसाइड कर लीजिए, बताइए कि कौन सा इसमें से असत्य है। दोनों ही इसमें से सही है। लगान हेतु सूचियां बनवाई, जो कि शेरशाह के समय तक प्रयोग की गई थी, ये भी सही है। उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर भी जजिया लगाया था, ये गलत है। डी वाला ऑप्शन गलत है। सिकंदर लोदी एक कट्टर धार्मिक शासक था। उसने स्त्रियों को पीरों की मजारों पर जाने और जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया था। उसने हिंदुओं पर भी जजिया जो था वो फिर से लगा दिया था। उसने अपने सैन्य अभियान के दौरान प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नागरकोट को तोड़ा था। सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी के संदर्भ में अगला ये जो दो कथन है, विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। उसने 1506 में आगरा नगर की स्थापना की। उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कौन सा सत्य है? दोनों। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा नगर की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि यहाँ से पूर्वी राजस्थान के प्रदेशों और मालवा व गुजरात को जाने वाले मार्गों पर नियंत्रण रखा जा सके। उस समय पश्चात आगरा को सिकंदर ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इनमें से विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। 14वीं सदी के मध्य तक कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। 15वीं सदी में कश्मीर में सूफी संतों को ऋषि कहा गया था। बताइए कौन कौन से सत्य हैं? दोनों सही है। जब क्वेश्चन पढ़ो तो आप उसको पॉज करके अपने से खुद से करिए रीड, उसके बाद बताइए, ठीक है? नहीं तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा चीज़ें और आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। अलबरूनी के अनुसार कश्मीर में ऐसे हिंदुओं को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था जो कि वहाँ के सरदारों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे। उस समय कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। जब 1420 में जैनुल आबिदीन गद्दी पर बैठा तो कश्मीरी समाज काफ़ी बदल चुका था। उस समय मध्य एशिया के मुसलमान संत और शरणार्थी कश्मीर पहुंचे रहे थे, जिससे कि यहाँ के सूफी संतों की एक सुदृढ़ श्रृंखला का उदय हुआ। इन्हें लोग ऋषि भी कहते थे। जैनुल आबिदीन के संदर्भ में असत्यता की पहचान करिए। उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया। उसने महाभारत और रास्ता रंगीड़ी का फारसी में अनुवाद करवाया। उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। उसके न्याय विभाग का मंत्री श्रिया भट्ट था। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है? उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, ये गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। जैनुल आबिदीन संगीत प्रेमी था। वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। ग्वालियर के राजा को जब उसके संगीत प्रेम की जानकारी मिली तो संगीत पर 2 दुर्लभ कृतियां उसे भेंट के तौर पर भेजी। ये गलत है, बाकी सारे सही है। उसको संगीत पसंद था।